अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं निग्लेरिया के बारे में बात करूंगी कि निग्लेरिया क्या होता है, क्या इसके कॉजेज़ हैं, क्या इसके सिम्टम्स हैं और ये इंसान के बॉडी के किस ऑर्गन को जाके डैमेज करता है और इससे डेथ होती है तो किस तरह से होती है, क्या इसकी मेडिकेशन है, क्या इसकी प्रिकॉशन है कि अगर हम इस प्रिकॉशन को अपना लें तो हो सकता है कि हम लोग भी सेफ़ हो जाएं। तो वीडियो को आप लोगों ने काइंडली एंड तक लाजमी देखना है। ट्राई करें आप लोग इस वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप लोगों ने स्किप किया तो हो सकता है कि मे बी आप लोग के कुछ एक आधा पॉइंट जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो मिस भी हो सकता है। रिसेंट ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे इन हुआ था टॉपिक कि निग्लेरिया होता क्या है और इसने जो है एक इंसान की जान ले ली है। तो बिल्कुल ठीक न्यूज़ थी। निग्लेरिया ने 30 इयर्स का मुस्तफ़ा शफ़ीक जो कि सर्विसेज हॉस्पिटल में एडमिट था, उसको जो साइन एंड सिम्टम्स आए वो सारे निग्लेरिया के थे। फर्दर वो जब हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो उसके टेस्ट करवाए गए तो वो उसको निग्लेरिया ही डिटेक्ट हुआ, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। स्टार्ट विद माई टॉपिक, निग्लेरिया होता क्या है, व्हाट इज़ निग्लेरिया। निग्लेरिया बेसिकली एक एमीबा है। इसको ब्रेन ईटिंग एमीबा भी बोला जाता है। ये इंसान का दिमाग खाता है और बहुत रैपिड खाता है कि आप लोग को खुद उस इंसान को पता नहीं चलता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वो समझता है कि नहीं, शायद मेरी सिर्फ हेडेक है या मुझे कोई थोड़ा सा माइनर प्रॉब्लम है, लेकिन इंटरनली वो उसको पूरा का पूरा ख़त्म कर रहा होता है। इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसी है जैसे कि टर्माइट्स की है, दीमक की। दीमक क्या करता है, एक दफ़ा लगना शुरू हो जाए तो वो चाहे वुड है, चाहे वॉल है, चाहे वो डोर है, कोई कुछ भी है, तो वो उसको जिस तेज़ी से और जिस स्पीड से वो विद इन डेज़ खाता है, सिमिलरली सेम तरीके से उसी तरह निग्लेरिया भी इंसान को इसी तरह से खाता है अनटिल के उसकी डेथ ना हो जाए। अब निग्लेरिया जो है ये एक एमीबा है। ये बीमारी कॉज करता है जब इंसान के अंदर एंटर हो जाए, उस बीमारी को कहते हैं PAM डिजीज़, प्राइमरी एमीबिक मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस। ये हमारी CNS की डिज़ीज़ होती है, हमारे ब्रेन की डिज़ीज़ है। अब इसकी हिस्ट्री पे आ जाते हैं। 1961 में US में फर्स्ट केस डिटेक्ट हुआ था निग्लेरिया का। सेकंड जो केस था वो फ्लोरिडा में हुआ था डिटेक्ट 1962 के अंदर। मतलब ये कोई नई बात नहीं है कि निग्लेरिया जो है वो अब हो रहा है या ये कोई 20वीं सदी में शुरू हुआ था या ये कोई 2022 या 23 में हुआ था। जो निग्लेरिया है ये 19वीं सदी में ही 90s में ही स्टार्ट हो गया था, क्योंकि उस टाइम पे कोई इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई इतनी रिपोर्टिंग नहीं थी, कोई इतना सोशल मीडिया नहीं था, कोई भी डॉक्टर्स इतने एक्टिव उस तरह से नहीं थे। तो जब 1961 में ये डिटेक्ट हुआ था तो उसकी रिपोर्टिंग भी 1965 में कहीं पे जाके की थी, और जो 1962 में इसका सेकंड केस डिटेक्ट हुआ था उसकी रिपोर्टिंग 1966 में की थी। फर्स्ट टाइम निग्लेरिया डिटेक्शन की जो रिपोर्ट थी वो दो साइंटिस्ट ने किया था, एक का नाम कार्टर था और एक का नाम फॉलर था। ये फॉलर साइंटिस्ट की ही बेस पे इसका नाम रखा गया निग्लेरिया फॉलेरी। इस अमीबा को कहते हैं निग्लेरिया फ्लोरेरी। अब इसका फर्स्ट केस 1961 में हुआ था, सेकंड केस इसका US में ही 1962 में हुआ था। नेक्स्ट इसका जो केस हुआ था वो 1978 में हुआ था US में, लेकिन 1978 में जो केस हुआ था वो पेशेंट सरवाइव कर गया था, उसकी डेथ नहीं हुई थी। 1978 के बाद काफ़ी गैप आया था और उसके बाद निग्लेरिया ऑलमोस्ट अर्थ से डिमिनिश हो गया था, ख़त्म हो गया था, या कह सकते हैं गायब हो गया था, वटेवर क्या था। 2003 के अंदर US के मैक्सिको के अंदर एक पेशेंट को फिर से डायग्नोज हुआ था निग्लेरिया ही। उसके बाद फिर से एक गैप आया था ऑलमोस्ट 9 to 10 इयर्स का। 2013 में दो बच्चों को निग्लेरिया डिटेक्ट हुआ था, एक ऑलमोस्ट 8 इयर्स का था किड और एक था 12 साल का बच्चा था। इन दोनों को
निग्लेरिया डिटेक्ट हुआ था, लेकिन ये दोनों बच्चे भी आफ्टर मेडिकेशन, प्रिकॉशन एंड मैनेजमेंट से ये लोग सरवाइव कर गए थे। 2016 के अंदर यूएस में दोबारा से एक 16 साल के बच्चे को निग्लेरिया डिटेक्शन हुई थी और वो भी सरवाइव कर गया था। ऐसा नहीं है कि निग्लेरिया ऐसी चीज़ है जो कि इंसान को पूरी की पूरी डैमेज कर देती है। आगे फर्दर जाके मैं आपको बताऊंगी कि कौन से स्टेज के अंदर निग्लेरिया का पेशेंट जो है वो सरवाइव कर जाता है और किस स्टेज के अंदर उसकी डेथ होती है। तो ऑलमोस्ट 2013 से 2022 के अंदर यूएस में टोटल 29 केसेस जो हैं वो डायग्नोज हुए से निग्लेरिया के। इसके अलावा हर साल ऑलमोस्ट 3 से 6 लोग जो हैं वो निग्लेरिया के अभी भी स्टिल यूएस में डायग्नोज होते हैं। अगर डेथ रेट की बात की जाती है तो इसका 97 से 98% डेथ रेट है। ऑलमोस्ट 160 में से ओनली 4 पीपल जो हैं वो सरवाइव कर पाते हैं निग्लेरिया के, बाकी की जो रेशो है वो अल्टीमेट डेथ तक ही पहुंचती है। आ जाता है कि निग्लेरिया होता क्यों है, इसकी क्या कॉज है, निग्लेरिया कहाँ पे पाया जाता है, ये हमारी बॉडी के अंदर कब एंटर होता है और वो भी हमारे सीएनएस के अंदर। तो बेसिकली निग्लेरिया एमीबा जो है वो हीट लविंग है। उसको निग्लेरिया जो है चूँकि ये थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म है, ये हीट लविंग है, तो ये ग्रो करता है। इसको जो टेम्परेचर अच्छा लगता है वो है 46 सेंटीग्रेड, 46 पे ये ग्रो करता है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, जब ये डिज़ीज़ आई थी शुरू में, तो उस टाइम तो साइंटिस्ट को नहीं इतना कोई नॉलेज था कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये कैसे ग्रो कर रहा है, ये कहाँ पे ग्रो कर रहा है। ऑलमोस्ट 2003 में जब ये आया था यूएस में, तब साइंटिस्ट ने इसका पता लगाना शुरू किया था। और जिस पानी से उस पेशेंट को हुआ था 2003 के अंदर, उसी पानी का जब टेम्परेचर चेक किया गया तो वो उस टाइम पे 80 फ़ारेनहाइट था। मतलब 80 फ़ारेनहाइट पे वो एमीबा उस वाटर के अंदर प्रेजेंट था। तो बेसिकली एमीबा कहाँ पाया जाता है? एमीबा वार्म फ्रेश वाटर में, रिवर्स में पाया जाता है, लेक्स में पाया जाता है, जियोथर्मल नेचुरली हॉट वाटर के अंदर पाया जाता है, वार्म वाटर डिस्चार्ज, जैसे कि हमारे जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया होता है, उनका जो हमारा वेस्ट आ रहा होता है, इंडस्ट्रियल प्लांट्स जहाँ पे लगे होते हैं, वहाँ पे भी इसके ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। स्विमिंग पूल्स, इस टाइम पे जो एमीबा 98% पाया जा रहा है वो स्विमिंग पूल्स में पाया जा रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और लोग स्विमिंग पूल्स की तरफ जाते हैं। स्विमिंग पूल्स डायरेक्ट सनलाइट में होते हैं, सन पड़ती है, उसका टेम्परेचर स्विमिंग पूल के वाटर का ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है। जब हाई होता है तो वहाँ पे एमीबा ग्रो करता है। टैप वाटर में ये एमीबा ग्रो करता है। वार्म हीटर्स में, ये जो हम लोग हीटर्स लगाए होते हैं, चाहे वो हमारे गैस के हीटर्स हैं, चाहे वो हमारे इलेक्ट्रिक हीटर्स हैं, उसका जो टेम्परेचर है वो भी इस एमीबा को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट अब मैं आपको बताती हूँ इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कि कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं, और इसको आप लोगों ने बहुत ध्यान से देखना है, गौर व फिक्र करना है। इसको आप लोगों ने सिम्टम्स, मैं इसीलिए बार बार सिम्टम्स पे ज़ोर दे रही हूँ, क्योंकि आजकल जितनी भी डिजीज़ आ रही हैं उन सब के सिम्टम्स बेसिकली कॉमन है। आपको माइग्रेन है, वो आपको हाफ हेड में पेन हो रही होगी, टेंशन है, आपको हाफ हेड में पेन हो रही है, या कोई भी और डिज़ीज़ है, तो हमें सबसे पहले फीवर और हेडेक ही स्टार्ट होती है। तो इसके भी सिम्टम्स हमारी दूसरी डिजीज़ से बिल्कुल सिमिलर है। इसके सिम्टम्स के 2 स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1 में क्या होता है कि हमारे फ्रंट वाले पार्ट पे, जिसको हम लोग माथा बोलते हैं, ये वाले पार्ट पे, हमारे इस पार्ट पे दर्द स्टार्ट हो जाती है। सेकंड इसका है फीवर हो जाता है, नोज़िया होता है, वॉमिटिंग होती है। इसके सिम्टम्स की सेकंड स्टेज है स्टिफ नेक, जो नेक है वो अकड़ जाती है, स्टिफ हो जाती है, सीजर्स आना शुरू हो जाते हैं, हमें फिट्स, दौरे पड़ते हैं।
मेंटल लेवल जो है हम लोग अनकॉन्शियस हो जाते हैं, मेंटल लेवल हम लोग का डिस्टर्ब हो जाता है, ऑल्टर हो जाता है, बिल्कुल इंसान पागल हो जाता है, इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, उसको खुद समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ क्या हो रहा है। पेशेंट कोमा में भी जा सकता है, कोमा भी इसका सिम्टम है। अब मैंने आपको इससे पहले कहा था कि सिम्टम्स में मैं आपको बताऊंगी कि किन पेशेंट्स की सर्वाइवल हो जाती है, किन की नहीं होती। जिन पेशेंट को अभी स्टेज 1 उनको समझ आ गई है कि जी ये डिज़ीज़ थी, अच्छा हम स्विमिंग करने गए थे और हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये हमारे सिम्टम्स आ रहे हैं, वो डॉक्टर के पास जाते हैं। एट द स्पॉट अगर आपके ट्रीटमेंट की प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट हो जाए तो आपके सर्वाइवल के चांसेस हैं। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता लगता, वो नहीं जज कर पाते और वो स्टेज 2 में एंटर हो जाते हैं, जिसमें उनकी स्टिफनेस हो जाती है नेक की और ब्रेन की ऑल्ट्रेशन वगैरह हो जाती है, सीजर्स आते हैं, तो उसमें इंसान कोमे से अल्टीमेट डेथ पे ही आता है। अब जो सिम्टम्स हैं नेग्लेरिया के, वो 1 to 12 डेज़ के अंदर अंदर सामने आना शुरू होते हैं और ऑलमोस्ट 1 to 18 डेज़ लगते हैं पेशेंट की डेथ के। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं आप लोग को बताऊंगी कि ये कभी भी सी वाटर में नहीं होता। ये अमीबा, उसका सी वाटर का टेम्परेचर उसकी सर्वाइवल के लिए है ही नहीं, सो ये सी वाटर में नहीं पाया जाता। ये ड्रिंकिंग वाटर में नहीं होता, मतलब जो हम पानी को फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अल्लाह ना करे हम कोई ऐसा पानी पी रहे हैं जिसमें अमीबा है और ये हमारे स्टमक में चला गया तो वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये ड्रिंकिंग वाटर से कभी भी नहीं होता। ये वायरल नहीं है। मैंने नेट पे बहुत ज़्यादा, अभी जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था, बहुत ज़्यादा ये आया हुआ है सोशल मीडिया पे कि जी निग्लेरिया वायरस, निग्लेरिया इज़ नॉट अ वायरस। ये पर्सन टू पर्सन नहीं लगता है। इसके अलावा ये स्प्रेडेबल नहीं है ना, पर्सन टू पर्सन नहीं, क्योंकि ये वायरल है नहीं, ये अमीबा है। ये बस जिस इंसान के अंदर गया है वो उसी में ग्रो करेगा और इसका कोई इतना खतरे वाली बात नहीं है कि जी जिसको हो गया आप उसका बिस्तरा अलग कर दो, आप उसको अलग कर दो, आपने उससे उठना बैठना नहीं, उसका ट्रीटमेंट नहीं करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये काम कैसे करता है, कैसे वर्क करता है? ये हमारे नोज़ के थ्रू माइग्रेट करता है हमारे ब्रेन में वाया हमारी ऑल्फैक्टरी नर्व्स के थ्रू। ये नर्व्स में जाता है और फिर ये जो हमारी ब्रेन में जा रही होती है नर्व्स। मैं बेसिकली आप लोग को आसान अल्फाज में समझाना चाह रही हूँ। कोई कोशिश है कि कोई मेडिकल टर्म ना इतनी ज़्यादा यूज़ की जाए ताकि बड़ा छोटा, किसी को नॉलेज है किसी को नहीं है, कोई पढ़ा लिखा है अनपढ़, सब के पास ये एजुकेशन होनी चाहिए, ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए सबके पास। हम लोगों ने स्विमिंग की, हमारे नाक के थ्रू अमीबा एंटर हुआ और हमारी जितनी भी नाक की नर्व्स हैं उसके थ्रू हमारे ब्रेन में गया। ब्रेन में जाके अब इसने वहाँ पे क्या किया, ये एक छोटा सा लाइफ साइकिल आप देख रहे होंगे। क्या होता है कि जब अमीबा एंटर होता है हमारे ब्रेन में तो ये एक वहाँ पे सिस्ट बना लेता है। सिस्ट आप आम ज़ुबान में समझे कि एक वो एग वो अपना बना लेता है, एक अंडा वहाँ पे छोड़ देता है। जब ये हमारे ब्रेन में चला जाता है, वहाँ पे इसको टेम्परेचर मिला ग्रो करने का, तो सिस्ट में से क्या होगा, अंडे में से बच्चा निकलेगा जिसको ट्रोफोजोइड्स बोलते हैं मेडिकल टर्म में। ये ट्रोफोजोइड्स जो है बेसिकली ये होता है एक्टिव और ये रिप्रोड्यूस करता है और ये और अमीबा ब्रेन में बैठ के बनाता है और पूरे ब्रेन में ये अपने जो है वो और एग्स बनाता जाता है। एग्स में से ये ट्रोफोजोइड्स जो हैं उसके बेबीज़ निकलते जाते हैं और वो सारे के सारे एक्टिव होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो क्या करते हैं, हमारे ब्रेन के पार्ट को खाना शुरू कर देते हैं। जब ब्रेन के पार्ट हमारा खाना शुरू हो जाएगा, हमारा ब्रेन के जितने भी पार्ट्स हैं वो डैमेज होने शुरू हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन का कनेक्शन बॉडी के साथ आहिस्ता आहिस्ता आना बंद हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले हेडेक होती है, हेडेक के बाद वॉमिटिंग, नोज़िया वगैरह। ये इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेशंस है कि आपके बॉडी के अंदर, आपके ब्रेन में कोई फॉरेन मटेरियल, कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर हो गया है। बेसिकली हमें फीवर इसीलिए होता है कि जब फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन एंटीजन, फॉरेन एंटीबॉडी कुछ भी बाहर से हमारी बॉडी के अंदर एंटर होती है तो हमारी बॉडी फीवर की सूरत में बताती है कि समथिंग इज़ रॉन्ग। देन ये जो स्टेज 2 है
जो मैंने आपको बताई थी सिम्टम्स की स्टेज 2, जिसमें स्टिफ नेक वगैरह और ब्रेन की हेलुसिनेशन, सीजर्स वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो उसके बेबीज़ होते हैं, ट्रोफोजॉइड्स होते हैं, उन्होंने ब्रेन को काफ़ी हद तक डैमेज करना शुरू कर दिया होता है। इसीलिए वो स्टेज 2 हमारी डेवलप हो जाती है। जब स्टेज 2 डेवलप हो गई तो अल्टीमेटली बहुत मुश्किल होता है। 99% चांसेस डेथ के ही होते हैं। 1% है कि कोई मौजज़ा हो जाए, कोई मिरेकल हो जाए और इंसान का सर्वाइवल हो जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी मेडिकेशन की। बेसिकली अभी तक स्पेसिफिक निग्लेरिया के लिए कोई मेडिकेशन नहीं आई है। जो जितने भी रिसर्चर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो निग्लेरिया पेशेंट को कम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स के साथ ट्रीट करते हैं, जिसमें फ्लूकोनाजोल यूज़ किया जाता है, हम लोग एम्फोटेरेसिन बी यूज़ की जाती है, डेक्सामेथासोन यूज़ किया जाता है, एजिथ्रोमाइसिन, रिफेम्पिसिन वगैरह। ये कम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स बना बना के पेशेंट को दी जाती हैं कि शायद ये अमीबा को रोक ले और पेशेंट सर्वाइवल की तरफ आ जाए। इसके अलावा जब 90s में ये अमीबा पेशेंट्स को डायग्नोज हुआ था, तो इस कम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स के साथ हाइपोथर्मिया का ट्रीटमेंट किया गया था पेशेंट के साथ। हाइपोथर्मिया में क्या करते हैं कि कूलिंग द बॉडी बिलो द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी को कूल करते हैं उसके बॉडी टेम्परेचर से, ताकि वो अमीबा वहीं पे रुक जाए। आपको मैंने अभी कॉजेज़ में बताया था कि अमीबा पे हीट होगी, यहीं पे प्रोड्यूस होगा, इसके अलावा ये नहीं होगा। अगर कहीं पर टेम्परेचर माइनस में है या सर्दी है बहुत ज़्यादा, तो ये वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होगा। तो बॉडी का टेम्परेचर जल्दी से नीचे लाया जाता है, उसको कूलिंग पे लेके आया जाता है, ताकि अमीबा की ग्रोथ जो है वो वहीं पे फ्रीज़ हो जाए और पेशेंट के सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा रिसर्चर्स ने जो ड्रग इसके लिए इंट्रोड्यूस करवाई है वो है माल्टीफोसिन। माल्टीफोसिन पाकिस्तान में तो ये सॉल्ट इतना नहीं पाया जाता, ये इंटरनेशनली अवेलेबल है और काफ़ी कॉस्टली भी है। इसके थ्रू जो है ये ट्रीटमेंट करते हैं निग्लेरिया का, और इसके थ्रू काफ़ी पेशेंट जो है वो सर्वाइव हुए हैं। 2003 से लेके 2013 तक जितने भी केसेस मैंने आपको बताए थे जो यूएस में हुए थे, उसमें 2 बच्चे थे, एक मैक्सिको में था केस, उसके अलावा एक 16 इयर्स का जो लड़का था उसको हुआ था। ये सारे सर्वाइवल के जो केसेस थे वो इस ड्रग से सर्वाइव किए थे। इस ड्रग ने उस अमीबा की ग्रोथ को रोक दिया था और पेशेंट के सर्वाइवल के चांसेस हो गए थे और पेशेंट सर्वाइव भी किए हैं। तो माल्टीफोसिन बेसिकली यहाँ पे विद इन पाकिस्तान आई डोंट थिंक सो कि अवेलेबल है। जहाँ तक मैंने सर्च की थी मुझे नहीं मिली है। ये बाहर से मेडिसिन इंपोर्ट की जाती है और देन पेशेंट पे अप्लाई होती है। तो बाहर इसीलिए पेशेंट के सर्वाइवल के चांसेस हैं। मेरी ड्रग्स बताने का मकसद कभी भी ये नहीं है कि आप लोग जो है इसको अब घर बैठे हैं, आपको हेडेक है तो आप जल्दी से माल्टीफोसिन मंगवा लें, या आप कोई भी जो मैंने कॉम्बिनेशंस बताए हैं वो आप उसको यूज़ करना शुरू कर दें। सेल्फ़ मेडिकेशन के हक़ में मैं कभी भी नहीं हूँ। ये मेरा मेडिकेशन आपको बताने का मकसद ये था कि ये मेडिकेशन है जो कि इस निग्लेरिया के लिए यूज़ की जा रही है। एट दी एंड अब हम बात करते हैं प्रिकॉशंस की, कि कौन सी ऐसी प्रिकॉशन है जो हम ले तो हम इस डिज़ीज़ से बच सकते हैं। प्रिकॉशन में सबसे पहले आ जाता है कि अवॉइड स्विमिंग। आप लोग कोशिश करें कि स्विमिंग ना करें। बेसिकली ये स्विमिंग का जो सिलसिला चलता है वो ज़्यादातर इसका ट्रेंड होता है गर्मियों में, समर में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ये 4 to 5 मंथ्स होते हैं जो कि लोग स्विमिंग को बहुत प्रेफर करते हैं। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से लोग स्विमिंग की तरफ अपना रुझान ज़्यादा कर लेते हैं, और यही वो ड्यूरेशन होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर का, जब कि ये निग्लेरिया अमीबा के भी ग्रो करने का पीक का टाइम होता है। तो कोशिश करें आप लोग स्विमिंग अपनी ज़रा कम कर दें, और अगर आप लोगों ने स्विमिंग करनी भी है तो ट्राई करें कि आप क्लोरीनेटेड वाटर, पहले आप क्लोरीन से अच्छी तरह वाटर को प्योर करें, साफ़ करें, देन आप उसके अंदर स्विमिंग करें, तो आपके चांसेस हैं कि आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है कि आप लोग अपने घरों के वाटर टैंक, हमारे घरों के वाटर टैंक साल 2 साल 3 साल नहीं साफ़ होते। हम लोग ये प्रैक्टिस ही नहीं है, कुछ लोग करवाते भी हैं लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तान में ये प्रैक्टिस नहीं की जाती। तो वाटर टैंक को ऑलमोस्ट साल में 2 दफ़ा लाजमी क्लोरीन करवाएं, उसको लाजमी।
उसके अलावा नेक्स्ट है हॉट वाटर कोशिश करें ना इस्तेमाल करें। अब जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, पहले क्या होता था कि घरों में सीमेंट की टंकीज़ होती थी जो कि बिल्कुल ठीक थी। अब वो फैशन हुआ, ट्रेंड चेंज हुआ, फैशन चेंज हुआ, तो प्लास्टिक की टंकीज़ आना शुरू होगी। प्लास्टिक इट्सेल्फ, चाहे वो ब्लैक है चाहे वो ब्लू है, वो इट्सेल्फ जो है हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो जब हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो चांसेस हो जाएंगे इस अमीबा के ज़्यादा ग्रो करने के। तो जब ये हमारे टैप्स में जब तक आता है, तो अक्सर घरों में मैंने देखा है बहुत गर्म पानी आ रहा होता है। टैप वाटर कोशिश करें इस्तेमाल ना करें गर्मियों में। मैं सर्दियों की बात नहीं कर रही, पता चले आप लोग मेरी वीडियो देखने के बाद जो है वो सर्दियों में भी ठंडे पानी से वज़ू करें या ठंडे पानी इस्तेमाल करें। ये मैंने आप लोग को प्रिकॉशंस समर के हवाले से बताई हैं। तो कोशिश करें कि आप लोग जो है अगर वज़ू भी करना है तो आप लोग ऑलरेडी पानी को पहले फिल करके रख दें ताकि उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, अगर आप लोग के घर में हॉट वाटर आता है तो ये थोड़ी सी प्रिकॉशंस थी जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद है कि आप लोगों का इससे फ़ायदा होगा इस इंफॉर्मेशन से। वीडियो आज की मेरी थोड़ी सी लंबी ज़रूर थी, लेकिन इसका मकसद सिर्फ ये था कि आप सबको इन्फॉर्मेशन दी जाए इसके बारे में, ये क्या होता है, कहाँ कहाँ ग्रो करता है और आप लोग क्या इसके साथ कर सकते हैं कि इसका जो डेथ रेट है वो कम हो जाए। ऑटोमेटिकली जब आप लोग प्रिकॉशंस लेंगे, आप लोगों को ये अमीबा नहीं करेगा अटैक, तो आप लोग के सर्वाइवल के चांसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे। सो अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सो डैट मैं नेक्स्ट टाइम आप लोगों के लिए कोई नया और अच्छा सा इंफॉर्मेटिव टॉपिक लेके आऊँ। थैंक